नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार। अपने इस व्याख्यान में हम भाषा की परिभाषा और भाषा की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इस व्याख्यान का उद्देश्य है कि इस व्याख्यान के पश्चात आप भाषा की अवधारणा को समझ सकें, भाषा की विभिन्न परिभाषाओं को जान सकें, भाषा की प्रमुख विशेषताओं को जान सकें और साथ ही भाषा को परिभाषित भी कर सकेंगे। ये योग्यताएं इस व्याख्यान के पश्चात आप में आ सकेंगी। तो सबसे पहले हम भाषा की परिभाषा की बात करते हैं। भाषा, जैसे कि हम सभी जानते हैं, मुख्य रूप से हम यही कहते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचार हम समझते हैं। इसे हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि भाषा ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जो किसी समुदाय में विचार विनिमय का माध्यम बनती है। यानी इसमें ध्वनि प्रतीक होते हैं, ध्वनि के माध्यम से ये व्यवस्था बनती है। ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से ये विचार विनिमय दो प्रकार का हो सकता है। एक तो बोलकर हम अपने विचार किसी को प्रकट कर दें और एक लिखकर प्रकट कर दें। तो इसी आधार पर भाषा दो प्रकार की, मौखिक और लिखित। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। इसका अर्थ होता है बोलना। तो पहले मौखिक भाषा का ही जन्म हुआ, बाद में उसके लिए लिपि चिन्ह निर्धारित किए गए और उसका लिखित रूप प्रचलन में आया। बोलकर प्रकट किए गए भाव एवं विचार, इनको जब स्थायी रूप देना चाहा जब आदमी ने, तो उसने लिपि चिन्हों की खोज की और उसके आधार पर उसने इन ध्वनि संकेतों को, जो ये बोलकर बोले जाते हैं, इनको उसने लिख कर एक दृश्य रूप दे दिया। इसके पश्चात हम देखते हैं कि जो भाषा के जो ध्वनि प्रतीक हैं, ये वास्तव में क्या हैं? ये चित्र होते हैं, एक चित्र का रूप होता है ये, और चित्र के रूप में हमारे मस्तिष्क में ये संग्रहित रहते हैं, संचित रहते हैं। जब ये ध्वनि प्रतीक हम कहते या सुनते हैं तो इनसे संबंधित चित्र हमारे मस्तिष्क में उभर कर आ जाता है और लिपि द्वारा फिर इन्हीं चित्रों को वर्ण प्रतीकों के रूप में व्यवस्थित कर दिया जाता है और वो लिपि के माध्यम से भाषा का लेखन हो जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे जब हम गाय का उच्चारण करते हैं, गाय शब्द बोलते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में गाय का चित्र उभर कर आ जाता है। गाय का चित्र उभर कर आता है हमारे मस्तिष्क में, और इस चित्र को हम किस प्रकार लिख कर व्यक्त कर सकते हैं? ग जमा आ जमा ये जमा ए, यानी इन 4 वर्णों के मेल से ये गाय बन जाता है। तो इस प्रकार ये एक लिपि के रूप में हम इस भाषा को लिखित रूप दे देते हैं। यही भाषा का लिखित रूप है। इसके अतिरिक्त भाषा का एक और सांकेतिक भाषा भी कहते हैं, किसी को इशारे से बुलाना, इशारा करके बुलाना, लेकिन वह इतनी महत्वपूर्ण भाषा नहीं होती। तो भाषा के हम दो ही रूप मुख्य रूप से मानते हैं। अब इसके बाद हम कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं पर विचार करते हैं, जिन्होंने जो भाषा के संदर्भ में दी गई हैं। जैसे श्री कामता प्रसाद गुरु, बड़े भाषा वैज्ञानिक रहे हैं ये, तो इन्होंने कहा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सके और दूसरों के विचार स्वयं स्पष्ट रूप से समझ सके। तो उस साधन को हम भाषा कहते हैं। सरल सी परिभाषा है इनकी। इसके बाद डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ये भी भाषा वैज्ञानिक हैं, ये कहते हैं कि भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निकली वह सार्थक ध्वनि समष्टि है। यानी निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप निकलती है, प्रयत्न करना पड़ता है हमें भाषा बोलने के लिए, है ना। ऐसी सार्थक ध्वनि व्यवस्था है, समष्टि है, ऐसी व्यवस्था है जिसका विश्लेषण और अध्ययन किया जा सकता है। इसके पश्चात डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इनका कहना है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार करता है उसे भाषा कहते हैं। यानी ध्वनि संकेतों का व्यवहार है, ध्वनि संकेतों का आदान प्रदान। इन ध्वनि संकेतों के माध्यम से अपनी इच्छा और मति दूसरे के सामने प्रकट की जाती है और दूसरे की इच्छा और उसकी मति को समझी जाती है। इसी प्रकार डॉक्टर उदय नारायण तिवारी कहते हैं कि भाषा मनुष्य के प्रतीकात्मक कार्यों का प्राथमिक एवं बहुविस्तृत रूप है। तो उसके प्राथमिक कार्य है, उनका प्रतीकात्मकता में है। इसके प्रतीक ध्वनि अवयवों से उत्पन्न ध्वनि अथवा ध्वनि समूह से बने होते हैं। ध्वनि अवयव जो हमारे शरीर में है, दांत से लेकर
जीभ है, तालु है, मूर्धा है, कंठ है और पूरा जो हमारा सौर यंत्र है, सौर तंत्रिका है, ये सभी ध्वनि यंत्र होते हैं। तो इनसे उत्पन्न ध्वनि और ये ध्वनि के समूह ये मिलकर एक व्यवस्था बनाते हैं एवं विभिन्न वर्गों तथा आकारों में इस प्रकार सजाए हुए रहते हैं। क्या ये ध्वनि प्रतीक इस प्रकार सजाए हुए रहते हैं कि इनका संयुक्त एवं सुडौल आकार बन जाता है, एक निश्चित आकार ये ग्रहण कर लेते हैं, जिसे लिपि के रूप में, यानी वो लिपि संकेत के रूप में इस प्रकार डॉक्टर उदय नारायण तिवारी भाषा को परिभाषित करते हैं। इसके बाद डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, इनका कहना है कि जिन ध्वनि चित्रों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं, यानी उनकी व्यवस्था, ध्वनि चिन्हों की व्यवस्था जिसके द्वारा परस्पर विचार विनिमय किया जाता है, विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, वही समष्टि, वही व्यवस्था भाषा है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना का मानना है कि भाषा मुख से उच्चरित उस परंपरागत सार्थक एवं व्यक्त ध्वनि संकेतों की व्यष्टि को कहते हैं, जिसकी सहायता से मानव आपस में विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करते हैं तथा जिसका वे स्वेच्छानुसार अपने दैनिक जीवन में प्रयोग भी करते हैं। यानी मुख से उच्चरित होती है, ये परंपरागत होती है भाषा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, परंपरा के रूप में चलती है। सार्थक इसमें ध्वनि संकेत होते हैं, सार्थक ध्वनि संकेतों की ये एक व्यवस्था होती है। इसकी सहायता से मानव अपने समाज में अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करता है और इसको वो है दैनिक जीवन में प्रयोग भी करता है। इसके पश्चात देवी शंकर द्विवेदी, इनका कहना है कि भाषा यादृच्छिक वाक्य प्रतीकों की वह व्यवस्था है, यानी उनको एक इच्छित व्यवस्था बनाई गई है प्रतीकों की, वाक्य प्रतीक कहते हैं वह, जिसके माध्यम से मानव समुदाय परस्पर व्यवहार करता है। यानी वही मुख्य बात आती है कि भाषा है वो व्यवहार का ही एक माध्यम है। श्री नलिन मोहन सान्याल का कहना है कि अपने स्वर को विविध प्रकार से संयुक्त तथा विन्यस्त करने से उसके जो जो आकार होते हैं उनका संकेतों के सदृश व्यवहार कर अपनी चिंताओं को तथा मनोभावों को जिस साधन द्वारा हम प्रकाशित करते हैं उसे ही भाषा कहते हैं। यानी विविध प्रकार से अपने स्वर को इसमें जोड़ा जाता है, उसका विन्यास किया जाता है, विन्यस्त किया जाता है उस स्वर को, यानी विभिन्न वर्णों के माध्यम से विभिन्न वर्णों में उसका विन्यास करके और उसको एक निश्चित आकार दिया जाता है और इस व्यवहार के द्वारा हम अपने मनोभाव, अपनी चिंताएं प्रकट करते हैं, यही भाषा कहलाती है। इसके पश्चात मैक्स मूलर अंग्रेजी विद्वान हैं, इनकी परिभाषा है, ये कहते हैं कि भाषा और कुछ नहीं है, केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता तथा तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं। यानी मानव बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक उपाय है, एक साधन है जिसका आविष्कार मानव की चतुर बुद्धि ने किया है, जिसके द्वारा हम अपने विचार सरलता से और तत्परता के साथ, शीघ्रता के साथ दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं और चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। यानी वे मानते हैं कि ये भाषा कोई प्रकृतिदत्त नहीं है, प्रकृति ने नहीं दी है, मनुष्य द्वारा ही ये एक प्रकार से आविष्कृत है, मनुष्य द्वारा बनाया गया एक पदार्थ है या एक माध्यम है। ब्रिटेन का एनसाइक्लोपीडिया में भाषा की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, भाषा व्यक्त ध्वनि चिन्हों की उस पद्धति को कहते हैं जिसके माध्यम से प्रत्येक समाज के दल एवं संस्कृति के मानने वाले सदस्य पारस्परिक विचार विनिमय किया करते हैं। यानी वही बात है, यानी ध्वनि संकेतों की एक व्यवस्था है, एक पद्धति है और इसके माध्यम से समाज के जो व्यक्ति हैं, जो समूह हैं, वे आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम भाषा की कुछ विशेषताएं देख सकते हैं जो इन परिभाषाओं से निकल कर आती है। तो एक तो ये पहली बात कि भाषा है वो एक सामाजिक वस्तु है, सामाजिक संपत्ति है। अकेले व्यक्ति की कोई भाषा नहीं होती, जब दूसरे से जुड़ता है, एक व्यक्ति दूसरे से जुड़ता है तभी समाज बनता है और ये भाषा है, इसका व्यवहार समाज में ही होता है, तो ये सामाजिक संपत्ति है, इसका व्यवहार समाज में ही होता है। भाषा में ध्वनि संकेतों का प्रयोग होता है, वो उन्हीं ध्वनि संकेतों को जब लिखित रूप दे दिया जाता है तो लिपि संकेत बन जाते हैं और भाषा लिखित रूप ग्रहण कर लेती है। ये ध्वनि संकेत दूसरी भाषा के ध्वनि संकेतों से भिन्न होते हैं, जैसे हिंदी के ध्वनि संकेत भिन्न हैं, अंग्रेजी के भिन्न हैं, लिखने में उनके लिपि संकेत भिन्न हैं। ये ध्वनि संकेत रूढ़ परंपरागत होते हैं और इसके साथ नए निर्मित भी होते रहते हैं, आवश्यकता अनुसार नए वर्ण या नए ध्वनि संकेत भी बनाए जा सकते हैं, किसी भाषा में बनते हैं।
इन ध्वनि संकेतों के निश्चित रूढ़िगत अर्थ होते हैं। अर्थ जो परंपरा से या शब्द जैसे भी अपना अर्थ देते हैं, यानी ये सभी ध्वनि संकेत हैं वो सार्थक होते हैं। रूढ़िगत इनके अर्थ होते हैं। ये ध्वनि संकेत भाव एवं विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। इन ध्वनि संकेतों को मानव के उच्चारण उपयोगी अवयव द्वारा वर्णों के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी जो उच्चारण के जो अवयव हैं, जीभ है, दांत है, मूर्धा है, तालु है, कंठ है, ये सभी मिलकर इनका उच्चारण करते हैं, इन्हें व्यक्त करते हैं। इन ध्वनि संकेतों द्वारा वक्ता एवं श्रोता भाव एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये ध्वनि संकेत सार्थक होते हैं और इनसे भावों का आदान प्रदान किया जाता है। इन ध्वनि संकेतों का अध्ययन, विश्लेषण एवं वर्गीकरण किया जा सकता है। तो ये भाषा की कुछ विशेषताएं थी। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भाषा एक ऐसी एक इच्छित व्यवस्था है, उच्चरित ध्वनि संकेतों की सार्थक व्यवस्था है, जिसके द्वारा किसी समाज के सदस्य भाव एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो ये व्याख्यान था। इससे संदर्भ ग्रंथ और इसके और अधिक आप इसके अध्ययन के लिए इन ग्रंथों की सहायता ले सकते हैं। भाषा विज्ञान के ग्रंथ है, प्रोफेसर नरेश मिश्र द्वारा लिखित है। एक डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का है। शुद्ध हिंदी नामक एक पुस्तक है डॉक्टर हरदेव बहारी की, और भाषा विज्ञान और हिंदी चंद्रभान अग्रवाल की, और एक हिंदी वर्तनी और समस्या और समाधान, ये मेरी लिखी हुई किताब है। तो ये व्याख्यान आशा है आपके लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद।